मम्मा मम्मा हाँ जी, मम्मा एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मम्मा मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ प्लीज 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 प्लीज। बेटे कल आई थिंक आपका मैथ्स का टेस्ट है। हाँ हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप मैथ्स के टेस्ट में 85% मार्क्स लाओ और आप मूवी देखने जाओ। ओके। तो इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक प्रोबेबिलिटी जब दूसरी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट हो जाए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बहुत ही धमाकेदार कंटेंट है, आप इसको देखें क्योंकि ये तीनों का मिश्रण अगले लेक्चर में लगेगा और वहां पर हम सीखेंगे बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 11th 12th के चैनल पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी। ये आम प्रोबेबिलिटी से काफी अलग होती है। 9th 10th 11th में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो बड़ी बेसिक प्रोबेबिलिटी थी। इस साल 9th की भी, 10th की भी, 11th की भी, सबकी प्रोबेबिलिटी काम आएगी। लेकिन एक्चुअल में वी आर नॉट लर्निंग प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी के एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसका नाम होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो भी आपने इंट्रोडक्शन देखा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन था कि एक कंडीशन अप्लाई होगी टू फाइंड अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। सीखेंगे आज हम, ठीक है ना। फिर हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात समझनी है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात समझनी है। तो कुछ आज हम लोगों ने चीजें को अलाइन किया है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा तीन बातें। एक होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक होगा इंडिपेंडेंट। आज का लेक्चर 1 है। अगले लेक्चर में बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगला लेक्चर समझने के लिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का इतना इंटरेक्टिव लेक्चर आपने नहीं देखा या मजा नहीं आया या आपने प्रैक्टिस नहीं की तो अगला लेक्चर में दिक्कत हो जाएगी। तो बेस थ्योरम को अगर बनाना है, जिसका 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसका भी आता है लेकिन कम मार्क्स का आता है, वो 100% केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देता है। तो वो वाला लेक्चर समझने के लिए ये वाला लेक्चर पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना और एंड तक इस लेक्चर को देखना। काफी अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर आया, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो हमारा कंटेंट है वो हम शुरू करेंगे थोड़े बेसिक ज्ञान से, यानी कहां से हमने शुरू की प्रोबेबिलिटी और कहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक ज्ञान की बात करें, तो बेसिक ज्ञान के अंदर प्रोबेबिलिटी का अर्थ आता है। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, यानी संभावना किसी भी चीज के होने की या ना होने की, ठीक है जी। क्या हमारे नंबर अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, वो लड़की हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पापा मारेंगे या नहीं मारेंगे, डाइस उछालना, बॉल निकालना, कार्ड्स के गेम, समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ली है प्रोबेबिलिटी के केस में। जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट का फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा वैसे तो, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, अपॉन में टोटल आउटकम्स। सबको पसंद आता है ये चैप्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट जो होगा बच्चों, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी 0 से छोटा नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, यानी ये मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है ना। ये बात सबको पता है। फिर एक और बात कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट हमेशा 1 होता है। किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो भी 1 होता है। ये सब बेसिक ज्ञान है, बचपन से पढ़ लिया, 10 मिनट में ब्रशअप करेंगे, फटाफट से काम करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, आगे अगर हम बात देखें तो इन सब को हमें निकालना है। अब आएंगे सम इंपॉर्टेंट केसेस, सम इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है जी। तो पहला आता है हमारा केस ले लेते हैं हम कॉइन का।
तो कॉइन के अंदर पहला केस आता है व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, वन कॉइन इज टॉस्ड। जब आप एक कॉइन उछालोगे तो 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर n होता है, तो 2 आउटकम आएंगे। तो एस यानी सैंपल स्पेस। सबको पता है सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज द सेट शोइंग ऑल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो आएगा हेड है और एक क्या प्यारे बच्चों टेल है। एक आ गया हेड और एक आ गया हमारा टेल। ठीक है जी। दूसरी बात अगर हम कर सकते हैं तो यहां पर आ गया 2 डाइस, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन उछाले तो टोटल आउटकम्स क्या आएगा समझ लो भैया। 2 की पावर 2 सबको पता है 4, और ये भी पता है सबको दोनों पर हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन पर हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन पर टेल आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, या दोनों पर क्या आ सकता है हमारा टेल आ सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? थर्ड आता है अगर हम 3 कॉइन उछालते हैं, 3 कॉइन, तो हमारा टोटल आउटकम्स क्या बैठता है बेटा? वो आता है 2 का क्यूब यानी 8 आता है। तो सैंपल स्पेस याद करने की ट्रिक आपके पास होगी, एक मैसेज सुन लो। हेड हेड हेड, तीनों हेड ले लो, फिर आखिरी में टेल, बीच में टेल, सबसे पहले टेल, टेल 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 ले लो, आखिरी में हेड, बीच में हेड और सबसे पहले हेड। दीज आर 8 आउटकम्स। ठीक है जी, कॉइन हो गया सॉर्टेड। 11th क्लास में हमने 4 कॉइन का केस भी पढ़ा था, तो यहां पर हम बेसिक ज्ञान के अंदर 4 कॉइन्स का भी केस समझ लेते हैं। 4 कॉइन्स में टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे 16। अब 16 आउटकम तो याद नहीं रखे जा सकते। ठीक है जी, तो यहां पर इसकी ट्रिक है, 16 का करो आधा, आधा कितना होता है ढंग से समझना है ट्रिक। 16 का होता है आधा 8, तो 8 बारी हेड लिखेंगे, 4 5 6 7 8, और 8 बारी टेल लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8। तो 8 बारी हेड हो गए, ज्यादा हो गया, एक हो गया ज्यादा, और 8 बारी लिखा हमने टेल। ठीक है जी, फिर 8 का आधा करो बेटा, वो कितना होता है 4, तो ये आ गया 4 बारी हेड, 4 बारी टेल, 4 बारी हेड और 4 बारी टेल, मतलब ठीक ही था। ठीक है जी, 4 बारी हेड और 4 बारी टेल। अब 4 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 2, 2 बारी हेड, 2 बारी टेल, 2 बारी हेड, 2 बारी टेल, 2 बारी हेड, 2 बारी टेल, 2 बारी हेड और 2 बारी टेल। अब 2 का आधा होता है 1, हेड टेल 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 हेड टेल। दीज आर योर 16 आउटकम्स। ये आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास जो हम यहाँ करेंगे। ठीक है ना, तो 4 कॉइन का केस भी। अगर मान लो 5 कॉइन होते तो 5 कॉइन क्या होता बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। 5 कॉइन का होता 32, 32 का आधा होता है कितना 16, तो 16 हेड 16 टेल, फिर 8 8 8 8 4 4 2 2 1 1 बन गया तुम्हारा काम। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को? चलें आओ जी, अब बात करेंगे, अब अगले केस की बात करते हैं। वो आता है बेटा हमारा डाइस का केस। डाइस मतलब गिट्टा। जब आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, बिजनेस खेलते हैं, तो क्या यूज करते हैं? गिट्टा, डाइस यूज करते हैं। तो 1 डाई, जब आप 1 डाई का यूज करते हो तो हमारे टोटल आउटकम कितने निकलते हैं बेटा? 6 की पावर n होता है, तो 6 आ जाएगा। कौन कौन से? ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 6, ये सबको आता होगा। रिवाइज करा रहा हूं बस ताकि आपको ये ना लगे सर सीधा क्वेश्चन पर आ गए। 2 डाइस की बात करेंगे बेटा यहाँ पर, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स कितने हो गए? ये आ गया 6 का स्क्वायर यानी 36 आ गया। अभी जो 36 होगा वो सैंपल स्पेस आप लिखोगे 1 1 1 2 1 3 1 4। पूरा नहीं लिखूंगा, चिंता मत करो, बोरिंग नहीं करूंगा काम आपका। ऐसे पूरा लास्ट में कहाँ तक जाएगा बेटा? 6 6 तक। इतनी बात बताऊंगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। कहीं ना कहीं इन सारे नंबर्स को बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। जिसमें सेम नंबर आता है उनको डबलेट्स कहते हैं। ठीक है जी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे 36 आउटकम निकल गए।
3 डाइस का भी क्वेश्चन है जिसमें 216 बनेंगे, लेकिन वो बिना सैंपल स्पेस बनाए भी काम किया जा सकता है। कैसे जानेंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला केस बेसिक ज्ञान का आता है कार्ड्स का। शौकीन लोग जानते होंगे कार्ड्स यानी ताश। कितनी ताश होती है बेटा? 52 ताश होती हैं। अब देखो कार्ड्स का तो गेम आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है जी। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर 26 क्या होते हैं हमारे ब्लैक, 26 होते हैं हमारे रेड। ब्लैक में 2 चीजें आती हैं, एक आती है स्पेड और एक आता है हमारा क्लब। 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं। इसकी बात करेंगे बेटा तो रेड के अंदर आता है हमारा डायमंड और यहां पर आता है हमारा हार्ट। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। शेप 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 और क्लब्स हो गया इस प्रकार, स्पेड हो गया इस प्रकार का, ठीक है जी। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। क्लियर है, डन है। तो ये आ गए हमारे स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ईच 13 इंक्लूड्स, हर एक 13 में क्या क्या पत्ते होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हर एक 13 के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है एस यानी इक्का, एस हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 तक तो गिनती चलती है। फिर आता है जैक यानी गुलाम, क्वीन यानी बेगम, रानी नहीं होती है, और किंग यानी बादशाह, राजा नहीं होता ये, ठीक है जी। इन तीनों को आप क्या कहते हो बेटा? फेस कार्ड्स। क्या कहते हो? फेस कार्ड्स, ठीक है जी। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने? 12। 3 3 और 3, समझ रहे हो? मतलब 4 4 4 हो गए ना, ऐसे लिख लो। तो 12 हो गए आपके फेस कार्ड्स, जिसमें आपके हो गए 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। फेस कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें फेस बना होता है। हमारे टाइम पर जब हम पढ़ते थे तो एस भी फेस कार्ड में आता था, अब नहीं आता, ठीक है जी। तो फेस कार्ड हो गया हमारा कौन कौन सा? जैक, क्वीन एंड डायमंड। क्लियर है? तो ये सारा बेसिक ज्ञान था आपका। अब हम थोड़ा सा 11th का बेसिक ज्ञान ले लेते हैं। 11th क्लास के अंदर आपने बेसिक ज्ञान के बारे में पढ़ाई की थी, वो थे इवेंट्स। वो क्या थे बेटा? इवेंट्स। इवेंट्स के बिना ये चैप्टर अधूरा है। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही इवेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्द से हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। इवेंट में सबसे पहला आता है बेटा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का वो होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ जाए, ओनली वन एलिमेंट। ऐसा जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे अगर एक डाई फेंकी मैंने, एक डाई फेंकी तो इवेंट बनाओ इवन प्राइम नंबर का, तो खाली 2 ही होता है। दूसरा आ गया बेटा हमारा कंपाउंड इवेंट। क्या आया? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें मोर देन 1 होते हैं एलिमेंट, ठीक है जी, मोर देन 1। जैसे 1 2 3, ये आ गया हमारा एक कंपाउंड इवेंट। तीसरा आता है बेटा हमारा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन सा होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, यानी सैंपल स्पेस के बराबर। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, इसको आप श्योर इवेंट कहते हो। श्योर इवेंट, ठीक है जी, जिसमें टोटल आउटकम्स के बराबर ही हमारे फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे। और इसको बोलते हैं हम बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। डाई फेंकने पर 7 आ जाए, कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल। डाई फेंकने पर 7 आ जाए, उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। तो चौथा आ गया बेटा हमारा इम्पॉसिबल या नल इवेंट, या नल इवेंट आ गया, जीरो इवेंट भी कहते हैं कई केसेस में। ये तो होगी छोटी छोटी बातें। अब हम चलते हैं 2 बड़े मुद्दों पर। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं, कहते हैं अगर ए और इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, ए और बी की इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई आ जाए, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। याद रख लोगे? या देखो अब मेन पढ़ाई हमारी स्टार्ट हो गई है। कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ जाए तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी, ओके। फिर होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है?
जब मैं घर जाता हूँ थका हारा पढ़ा पढ़ू के, तो मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। सुबह मेरी एनर्जी आई रहती है, लेकिन मैं रात को जब घर जाता हूँ तो मैं एग्जॉस्ट, यानी इसके बाद अब कुछ ना होगा, अब हमसे ना हो पाएगा। तो यानी एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं, मान लो जिसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा और सैंपल स्पेस से ज्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे दो इवेंट जिसका यूनियन सैंपल स्पेस ही आ जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आया। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 आया। मैंने एक इवेंट बना लिया इवन नंबर्स का, तो 2 4 6 आया। फिर मैंने एक इवेंट बना लिया ऑड नंबर का, वो आया 1 3 5 आया। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, चेक करना, इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। और ये दोनों एग्जॉस्टिव भी हैं। एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि इनके यूनियन करूंगा तो क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को? सैंपल स्पेस। इनका यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सैंपल स्पेस। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, चलो जी। तो ये था बेटा हमारा सारा का सारा बेसिक ज्ञान। अब हम अपनी मेन पढ़ाई पर आते हैं। जो आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि एक बेटी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ मुझे मूवी देखने जाने दो, कल मेरे दोस्त सारे मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या मैं मूवी देखने जा सकती हूं? माँ कहती है बेटा कल तो तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट है, लेकिन आप तभी जा पाओगे जब आप मैथ्स में 85%। अरे 85% क्या है यार, साइंस एंड फन 11 12 में पढ़ लो, 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो बेसिक ज्ञान के अंदर बेसिक ज्ञान खत्म हो गया हमारा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये केस बनता है कि मां ने कंडीशन लगा दी, मां ने कंडीशन लगा दी। अब हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। मां ने कंडीशन लगा दी, अगर तेरे 85% मार्क्स आए तो तू मूवी देखने जाएगी या नहीं जाएगी। अब देखो ये बात डिपेंड हो गई उस कंडीशन के ऊपर। अगर आए तो ही जाएगी, नहीं आए तो ही जाएगी। तो अगर वो हैपन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इफ एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन समझोगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई, एन इवेंट ई, कि वो मूवी देखने जा पाएगी नहीं जा पाएगी, इफ इट इज गिवन दैट if it is given that f is already happened, कि f जो है वो happened हो चुका है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो इस केस को क्या कहते हैं हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जो ई इवेंट है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो ई इवेंट है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या लग गई? दिस इज कंडीशन। कंडीशन क्या लग गई? कि एफ होना चाहिए या हो चुका हो। अगर 85% नंबर आए हैं तो ही आपको मूवी देखने जाने दिया जाएगा। इस केस को बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और फॉर्मूला होता है E डिवाइड्स बाय एफ। E बाय एफ क्या लिखते हैं? थोड़ा सा और साफ साफ लिखेंगे क्योंकि मेन कंटेंट यही है आज हमारा। क्या आएगा? E बाय एफ, और बेस थ्योरम इसी का ही एक विकसित रूप आएगा। तो E बाय एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है जी। E बाय एफ इज इक्वल्स टू E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो E की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, F आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है जी, गिवन मतलब वो हो चुका होगा। गॉट इट? समझे? तो हमें क्या करना है? E और F का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय F की प्रोबेबिलिटी, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो ना, मजा तभी है। क्वेश्चन पहले बहुत बेसिक हैं जो हमारे फॉर्मूला याद करने में हमारी मदद करेंगे, फिर आएंगे वो माँ बेटी वाला क्वेश्चन भी आएगा, मतलब उस जैसे क्वेश्चन आएंगे, माँ बेटी वाला नहीं आएगा। वो तो मेरी दिमाग की उपज थी, वो मेरी दिमाग की उपज है। वो जो माँ बेटी वाला है ना वो हमने बनाया। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए, कॉन्सेप्ट में मजा आना चाहिए, फील आनी चाहिए। गिवन दैट E एंड F आर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बेटा कंडीशनल के। कंडीशनल को समझेंगे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के जरिए। F की दे रखी है आपको और इंटरसेक्शन की दे रखी है, आपको निकालना है E बाय F। अब E बाय F का अर्थ ही क्या है बेटा? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये तो फॉर्मूला हो गया। अर्थ क्या है?
हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं प्रोवाइडेड एफ ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना था बेटा हमारा, ये गिवन है 0.2, और एफ कितना था बेटा हमारा 0.3, तो आंसर आ गया हमारा 2/3। ठीक है जी। और फिर हमको निकालना है बेटा एफ बाई ई। एफ बाई ई क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ आ गया। इंटरसेक्शन कितना है बेटा हमारा 0.2, और एफ कितना है हमारा, और अपॉन में ई आएगा ना, ई अपॉन में क्या आएगा ई, और ई क्या है हमारा 0.6, तो 2/6 आंसर इज 1/3। क्लियर है, डन है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेशन है। अभी मेन क्वेश्चन आएंगे, रुको जरा सब्र करो। तो ए दे रखा है आपको, है ना, ए दे रखा है, बी दे रखा है, बी बाय ए दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, ए बी और बी बाय ए। आपको निकालना है इंटरसेक्शन बी, ए बाय बी और यूनियन बी। पहले थोड़ा फॉर्मूले के साथ खेलना तो सिखा दूं मैं तुम लोगों को। देखो अब हमको गिवन था पी बी बाय ए, क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। ये गिवन है 0.4, पी ए गिवन है आपको, ए गिवन है 0.8, तो देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया मेरा 0.32। ठीक है जी, ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है जी। सेकंड केस के अंदर आपको निकालना है पी ए बाई बी। वो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन बी यानी 0.32 अपॉन में बी कितना है बेटा हमारा, बी कितना था 0.5, 0.5 मतलब 0.50, तो 32/50 कितना हो गया 16/25, 16/25। ठीक है जी। फिर आपको निकालना है ए यूनियन बी। सबको पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है बेटा हमारा 0.8, बी कितना है बेटा हमारा 0.5, इंटरसेक्शन कितना था हमारा 0.32, तो यहाँ पर आ गया 1.30 माइनस 0.32 यानी आ गया 0.98। कितना आ गया 0.98। तो ये फॉर्मूला भी आप प्लीज याद रख लेना, आई होप याद ही होगा। सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जो शायद ही कोई भूलता है। ठीक है जी, चले आगे। फॉर्मूले में थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट लाओ प्यारे बच्चों। कह रहे हैं अब आपको ई बाय एफ निकालना है। क्या निकालना है, ई बाय एफ। ई बाय एफ निकालना है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। सैंपल स्पेस बनाओगे तो अच्छा है, वरना ओरली भी किया जा सकता है। ये आ गया बेटा। सैंपल स्पेस अगर फिजिएबल है यानी छोटा है बनाना, तो आप इसे बना लो। नहीं बना पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, बिना उसके भी हो जाता है, लेकिन अगर छोटे हैं तो बनाने से फायदा होगा। ई बाय एफ निकालना है। ई क्या है बेटा, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो ई आया हेड ऑन थर्ड टॉस। अब मैं आपको एक इतना महत्वपूर्ण रामबाण इलाज देने वाला हूं, ढंग से समझना। हेड ऑन थर्ड टॉस का मतलब लास्ट में हेड होना चाहिए, तो एच 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 में है कि नहीं है, ठीक है जी। और इधर नहीं है तो हेड टेल हेड है। उसके बाद बात करेंगे तो टेल हेड हेड है। उसके बाद बात करेंगे टेल टेल हेड है। ठीक है जी, ये आ गया। फिर एफ की बात की जाएगी तो वो क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, दोनों हेड आने चाहिए स्टार्टिंग में। हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया। इसके बाद और कोई है नहीं, और कोई भी नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो एक ही आया हेड हेड हेड। आपको क्या निकालना है बेटा, ई बाय एफ। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ठीक है जी, यही है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, एक ही है और डिवाइड बाय टोटल कितना है बेटा 8। टोटल आउटकम कितने है बेटा 8, तो 1 एक ही एलिमेंट है, डिवाइड बाय 8। एफ कितना है बेटा 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा बेटा 2/8। कितना हो जाएगा 2/8, तो ये हो गया 1/8 डिवाइड्स में 2/8, तो आंसर आ गया 1/2। आंसर क्या आ गया 1/2। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे केस में ई का क्या काम था,
ई का क्या काम था? कोई काम था? आंसर इज यस। अब आप बोलोगे यस सर इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे इसके बिना? लेकिन अगर मैं ये सैंपल स्पेस ना भी लिखूं और अपने दिमाग में रख लूं कि क्या क्या आ सकता है ई के अंदर, तो कॉमन पोर्शन ही तो निकालना है। तो यस, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अवॉइड टू सेव टाइम। देखो ऐसी ट्रिक्स कोई देगा नहीं, और देगा तो उसको, उस बंदे को भी नहीं छोड़ना तुमको, जैसे मुझे नहीं छोड़ना। वो बंदा भी काम का है जैसे मैं काम का हूं तुम्हारे लिए। तो ट्राई टू अवॉइड, बात समझ में आ गई? तो ये आ गया। चले, तो इसको हम ओरली भी कर सकते हैं, लिखो तो अच्छा। देखो इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जो ओरली कर पा रहा है वो कर ले, नहीं कर पा रहा तो छोड़ दे। सब कर पाएंगे वैसे। आने वाले क्वेश्चंस देखो मैं आपको बताता हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, वही सैंपल स्पेस बना हुआ है हमारे दिमाग में है। क्या कह रहा है? ई है। ई क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए, कम से कम 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 3। तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और एच एच एच, 2 हेड्स और 3 हेड्स, ठीक है ना? तो अगर अभी आप नहीं सोच पा रहे तो ई क्या है बेटा? एच एच एच, तीनों आ गए, फिर एच एच टी, फिर आ गए एच टी एच और आ गए टी एच एच, तो ये तीनों आ गए। एटमोस्ट 2 हेड्स, ये तो हमें चाहिए, इसको तो देख लेना, लिख पाओ तो बहुत अच्छा है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो, मिनिमम 0 भी चलेंगे। यस, तो तीनों टेल भी चलेंगे, टेल टेल हेड भी चलेगा, टेल हेड टेल भी चलेगा, हेड टेल टेल भी चलेगा। समझ रहे हो? यहाँ पर आ गया हेड हेड टेल भी चलेगा, हेड टेल हेड भी चलेगा और टेल हेड हेड भी चलेगा। तीनों हेड नहीं होने चाहिए, एट मोस्ट 2, मैक्सिमम 2, और होते कितने? 3, ठीक है ना? तो अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकाल लो फटाफट से। क्या है? इनका इंटरसेक्शन आ गया, ये 3 वाला छोड़ दो, इंटरसेक्शन। अब ओरली कैसे निकालोगे? कि ये कह रहा है कम से कम 2, ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2, तो वो 3 वाला जो होगा वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो कॉमन आ गया 2, कॉमन आ गया 2। एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2 में कॉमन आता है 2। देखो एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 0 1 2, और एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 और 3। अब इनमें कॉमन क्या आया? 2 वाले। ऐसे सैंपल स्पेस से वो नंबर ढूंढने जो 2 वाले हों, ठीक है जी? तो ये आ गया हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ठीक है? ये 3 आ गए। अब आपको निकालना है ई बाय एफ। बात समझ में आ गई? दिस इज 3 बाय 8 एंड एफ इज 7 बाय 8, तो आंसर इज 3 बाय 7। आपको बिल्ड कर, देखो इतनी जल्दी नहीं होगा, बिल्ड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ओरली कर पाओगे, ठीक है ना? चलो और देखेंगे। 2 कॉइन टॉस किए, अब सैंपल स्पेस बनेगा 36 वाला। 2 कॉइन, अच्छा 36 वाला नहीं, वही वाला बन गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये तो बन ही गया। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर आनी चाहिए, तो हेड टेल या टेल हेड, दिमाग में रख लिया, लिखा ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया। एफ 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पर हेड आना चाहिए। 1 कॉइन शोज हेड यानी हेड टेल या टेल हेड, यही होगा बेटा, ठीक है जी? तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको लिखने में कितनी ही देर लग रही थी आपको, लिख ही देते, हेड टेल और टेल हेड सेम ही तो लिखना है। तो बेटा बात लिखने की नहीं है, बात दिक्कत की नहीं है, बात आदत की है। तो ई लिखने की आदत धीरे धीरे छोड़नी है हमको, पेपर में पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल कॉमन भी हमारा क्या आ रहा है? हेड टेल और टेल हेड आ गया। तो अब हमारा ई बाय एफ का आंसर आ गया 2/4 अपॉन में एफ भी कितना है बेटा? 2/4, ये आ गया हमारा 1, यानी श्योर इवेंट, ये तो होगा ही होगा। कह रहे ई कह रहा है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की टेल एक पर आया हो, प्रोबेबिलिटी दैट हेड भी एक पर आया हो, तो होगा ही ऐसे भाई। अगर 2 सिक्के उछाले हैं, एक पर हेड आया है तो दूसरे पर टेल ही तो आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? ऐसा हो गया। और देखो अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, अब यहां पर तो आप सोच ही नहीं सकते ना। देखो अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स जो बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं 216, पर आने चाहिए कैसे बन रहे हैं? 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 126, 131, फिर 1 वाली लाइन खत्म होगी, फिर 211, 212, फिर 221, ये 216 बनेंगे, दिमाग में बैठा लो बस। ई क्या कह रहा है? 4 लास्ट में होना चाहिए,
थर्ड टॉस पे क्या होना चाहिए 4। बस आपको ये दिमाग में रखना है, ई का मतलब है आखिरी में 4 होना चाहिए, ठीक है। एफ क्या कह रहा है, 6 और 5 सबसे पहले होने चाहिए और रिस्पेक्टिवली मतलब पहले पर 6 आएगा और दूसरे पर क्या आएगा बेटा 5। पहले पर 6, दूसरे पर आएगा 5। तो देखो एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 651, 652, 653। अच्छा ये भी नहीं लिख रहे तो चलेगा, 654, 655 और 656। 6 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 6/216। बात कर लो इंटरसेक्शन की। ये कह रहा है पहले 2 पर 6 और 5 आएगा, ये कह रहा है आखिरी पर 4 आना चाहिए। आखिरी पर क्या आना चाहिए 4, तो दिस इज द कॉमन एलिमेंट। ये आया 654, यस और नो 654। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या आने वाला है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ये आया 1, ये क्या आया 1/216 अपॉन में 6/216 1/6। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये वाली आदत डालनी है आपको, डल जाएगी, ठीक है जी। अब ई बाय एफ फादर मदर। अब देखो अभी तक हमारा कार्ड डाइस और वही चल रहा था, लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका सैंपल स्पेस ही हमारे दिमाग में नहीं है, जो बनाना ही पड़ेगा। कह रहे हैं डिटरमाइन ई बाय एफ इन द फॉलोइंग, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक है जी। ई सन ऑन वन एंड, एफ फादर इन द मिडल। फोटो खिंचवा रहे, तो आप देखो पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फादर के साथ मदर सन, फादर के साथ सन मदर, एक तो ये केस हो सकता है। तो जिनके सैंपल स्पेस इनबिल्ट हमारे दिमाग में नहीं है उनको बनाना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहां पर आया फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन मदर फादर, सन फादर मदर, ठीक है जी। सन मदर फादर, सन फादर मदर, और फिर आ गया मदर फादर सन और मदर सन फादर, ठीक है जी। तो ये 6 केसेस है फोटो खिंचवाने के। अब ध्यान समझना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है बेटा एक कोने पर होना चाहिए, या तो इस कोने पर बेटा हो या इस कोने पर बेटा हो, प्रोवाइडेड एफ पापा तो बीच में ही रहेंगे। ये तो गिवन है हमको कि पापा क्या रहेंगे, बीच में रहेंगे। आपको लगता है श्योर इवेंट हो गया, जब पापा बीच में है ही है तो बेटा या तो यहां होगा या यहां होगा। तो इसका आंसर तो सोच समझ के ही सीधा 1 पे टिक कर देना। अगर एमसीक्यू आया, रिप्रेजेंटेशन करनी है तो अभी कर देते हैं। एफ के केस में फादर इन द मिडल होने चाहिए। फादर इन द मिडल में एक ये केस बन रहा है, सॉरी फादर इन द मिडल में एक ये केस बन रहा है और एक ये केस बन रहा है, सन फादर मदर, मदर फादर सन। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं तो भी यही दोनों आएंगे, क्योंकि बेटा या तो इधर है या इधर है। सन फादर मदर, मदर फादर सन। तो आ गया आपका ई बाय एफ 2/6 अपॉन में 2/6, आंसर आ गया 1। तो आना ही था। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक आपको ई और एफ बता रहे हैं कि ई ये लेना है, एफ ये लेना है। अब आपको ई और एफ के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि ई क्या है और एफ क्या है, लेकिन एक जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि ई वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है, एफ वो होता है जो कंडीशन लगाई जाती है, जो ऑलरेडी अकर्ड इवेंट होता है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है जी। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो ये ई हो गया, सम इसकी निकालनी है ना, ग्रेटर देन 9। तो इतना मुश्किल भी नहीं है ढूंढना। गिवन दैट, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ब्लैक डाई होगी वो 5 होगी। ब्लैक डाई इज 5। हमने क्या किया है, एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई को रोल किया है। तो पहली डाई को ब्लैक माना है, दूसरी डाई को रेड माना है, ठीक है जी। दोनों का सम 9 से बड़ा आना चाहिए, दोनों का सम 9 से बड़ा आना चाहिए, प्रोवाइडेड पीछे वाली जो डाई होगी वो ब्लैक होनी चाहिए। पीछे वाली डाई ब्लैक हो, समझना पहले तो इसका सैंपल स्पेस अगर हम बनाएं, पीछे वाली डाई ब्लैक होने का मतलब क्या हो गया, 1 5 हो गया, 2 5 हो गया, 3 5 हो गया। अच्छा ब्लैक पहले वाली, आई एम सॉरी।
ब्लैक पहले वाली है, तो यानी 5-1 हो गया, 5-2 हो गया, 5-3 हो गया, 5-4 हो गया, 5-5 हो गया और 5-6 हो गया। और तो कोई भी नहीं बना बेटा। पहले वाली डाई 5 होनी चाहिए। अब इंटरसेक्शन ढूंढ लो, ऐसे कौन से जिनमें सम 9 से बड़ा होगा, 1 और 2, और तो कोई भी नहीं है बेटा। 5-5 और 5-6। अब आपको निकालना है E बाय एफ। E बाय एफ का मतलब क्या हो गया? E बाय एफ यानी इंटरसेक्शन इज 2/36 एंड दिस इज 6/36, आंसर इज 1/3। ठीक है ना। E लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। E क्या था? सम 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ब्लैक डाई इज 5, तो ब्लैक डाई आगे वाली है वो 5-5 है। इन्हीं में से ढूंढ लो जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करनी हो, सम 9 से बड़ा, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। तो E और F ढूंढना शुरू कर दो अब। Assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl, ये 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। लेकिन एक फैमिली कहती है, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो E पहले तो सैंपल स्पेस, बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहे, क्या बोल रहा हूं मैं क्या होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो दोनों गर्ल्स हो सकती हैं बेटा, पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, पहला लड़का फिर लड़की हो सकती है, या दोनों ही लड़के हो सकते हैं, बीबी। ठीक है जी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कि बोथ आर गर्ल्स, ये हमें निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है जी। फर्स्ट केस कह रहा है यंगेस्ट इज अ गर्ल। फर्स्ट केस कह रहा है एफ हो गया। फर्स्ट केस में ये गिवन है कि यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल। तो देखो भैया, जो हमारा एफ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यंगेस्ट मतलब छोटी, तो जीजी के केस में भी यंगेस्ट गर्ल है और बीजी के केस में भी यंगेस्ट गर्ल है। यंगेस्ट मतलब छोटा, एक तो यहाँ ये छोटी है और एक यहाँ ये छोटी है। इंटरसेक्शन की अगर बात की जाए, ई इंटरसेक्शन है, दोनों की दोनों लड़कियां होनी चाहिए, ऐसा एक ही केस आया। अब आपको निकालना है ई बाय एफ। कितना आया? 2/4 अपॉन में ये देखो इंटरसेक्शन था 1/4, सॉरी वही कहूँ, अपॉन में क्या लिखूंगा, 1/4 अपॉन में 2/4, आंसर आ गया 50-50। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब अगला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, इसका जवाब आप दोगे कमेंट सेक्शन में। अगले लेक्चर के अंदर जो ठीक जवाब देंगे 5 बच्चे, उनका नाम मैं लूंगा और उनको अप्रिशिएट करूंगा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। आगे और होमवर्क आएंगे, देखते चलो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक इंस्ट्रक्टर है, देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चल रही है, हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है हमारे पास, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है जी, 500 इजी एमसीक्यू है और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। is selected at random from the question bank. What is the probability that it will be an easy question given that MCQ question? अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। ई स्टैंड फॉर इजी। अब इजी होना चाहिए, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो चाहे वो एमसीक्यू हो। चलो जी, एफ क्या कह रहा है? कि वो एक एमसीक्यू होना चाहिए। एफ क्या कह रहा है? कि वो क्या होना चाहिए? एक एमसीक्यू। अब देखो एमसीक्यू कौन कौन से थे? 500 और 400। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू क्या आ गई? 900 डिवाइड बाय टोटल। टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा? 500, 500 1000 और 1000 कितने हो गए बेटा हमारे? ये 1400। 9/14 आ गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करोगे, इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। तो इजी एमसीक्यू कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बता दो। 500 है इजी एमसीक्यू। 500 क्या है बेटा हमारे? इजी एमसीक्यू। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 500/1400 डिवाइड बाय 5/14। आपको निकालना है ई बाय एफ, तो ये आ गया 5/9, सीधा लिख देता हूं आंसर। ठीक है जी, देखो ना हमारा ई क्या था? इजी क्वेश्चन। एफ क्या था? एमसीक्यू। एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी होगी 900/1400। इंटरसेक्शन क्या है? इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। ऐसे 500 क्वेश्चन है, तो ये आ गया 5/9। गॉट इट? क्या आ गया? 5/9। चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चन है।
गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। गिवन दैट नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग, ये गिवन है तो दिस इज एफ, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर। अब देखो चौकन्ना रहना है, पहले कभी वो गिवन देगा, पहले कभी वो कुछ और देगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दोबारा समझो। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज 4। तो ई क्या है बेटा, सम इज 4। ई क्या है, सम इज 4, ठीक है जी। तो पहले एफ निकाल लो, डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। अब डिफरेंट नंबर्स की भी प्रोबेबिलिटी मत लिखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इनको हटा दो। तो कितना आया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है आया ना। तो इतनी देर बकबक करना पड़ता है, 40 मिनट्स हो गए हैं, बकबक करना पड़ता है। बकबक नहीं है मतलब इन द सेंस कंटेंट डिलीवरी। तो इससे ज्यादा मेहनत अभी आप लोगों की लगेगी, समझ रहे हो। 40 मिनट से सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा है। तो चैप्टर अच्छा है, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना। तो एफ आया, कितना आया, डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स होते हैं 30/36। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया बेटा, सम 4 भी होना चाहिए, नंबर डिफरेंट भी होने चाहिए। तो एक आया बेटा 1 3, एक आया 3 1, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आया बेटा 2/36। हमें निकालना है ई बाय एफ। तो ये आ गया 2/36, 30/36। आंसर इज 1/15। आंसर इज 1/15। गॉट इट, क्लियर है। बड़े आगे चलिए। कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। अब देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस खेलने वाला है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे दिमाग में सैंपल स्पेस नहीं आएगा, ठीक है ना, खुद बनाना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस करने का। कह रहे अगर कॉइन ने हेड शो किया तो उस कॉइन को दोबारा फेंक दो, और अगर टेल आया तो एक डाई फेंक दो। तो अगर कह रहे हेड आया तो क्या करना है उसको दोबारा, तो हेड टेल या हेड हेड आ सकता है। अगर पहले वाले पे टेल आया तो डाई थ्रो कर दो, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है जी। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए, एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए। एटलीस्ट टेल का मतलब क्या हो गया, एक ये टेल हो गया, ये हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एटलीस्ट टेल का मतलब टेल दिखना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बाय कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, अब इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन है नंबर 4 से बड़ा भी होना चाहिए और टेल भी होना चाहिए। तो 1 और 2, 2 ही है, 2/8 आ गया। तो हमारा ई बाय एफ हो गया 2/7। आई होप अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की। शुरू करें, चलो। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। बहुत ही सिंपल है, पहले पढ़ चुके हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या गेम रहती है, मान लो एक हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर 2 रेड बॉल्स हैं, रेड बुल्स नहीं है, रेड बॉल्स हैं, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 ग्रीन है। और इसमें से मैंने 2 बॉल्स निकाली हैं, ठीक है जी। इसमें से मैंने 2 बॉल्स निकाली हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आप एक ही सेम इवेंट लगातार 2 बारी करो, मोर देन 2 टाइम्स करो, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अगर आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स, तो देखो पहली ब्लैक बॉल जब आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, जब दूसरी आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9, ये कम हो जाएगी ना, विदाउट रिप्लेसमेंट किया है। अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन एंड अदर रेड, तो क्या होगा, देखो तो होगा या तो ग्रीन और रेड आया ना, या रेड और ग्रीन। तो 2 केस बन जाएंगे। जब केस बनते हैं तो एडिशन लगता है, ठीक है ना भाई। ये काम हम
पीएनसी के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, और कल अनमोल सर ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डाला था, वहां जाकर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल जाकर जल्दी से देखाओ, तब जाकर मजा आएगा। तो वैसे तो आता ही होगा आप लोगों को, तो ग्रीन रेड और रेड और ग्रीन, ग्रीन या तो पहले ग्रीन आए फिर क्या है रेड आए, या पहले रेड आए फिर क्या आए ग्रीन। अच्छा देखो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 3/10, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/9, एक कम हो गया ना, एक तो बॉल आ गई है। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/10, ग्रीन की क्या हो जाएगी 3/9। सॉल्व कर लोगे, समझ गए। यस सही, बोथ आर, मान लो बोथ आर रेड की करूं तो 2/10 इंटू 1/9, इसको बोलते हो आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये एक ही तरीके से समझी जा सकती है, वो है क्वेश्चंस करके दबाकर। आओ तो क्वेश्चन करेंगे इसके, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम and without replacement from a pack of 52 playing cards, find the probability that both cards are black। क्या निकालनी है, both are black, दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। तो पहले वाला ब्लैक होगा, देखो ब्लैक होते हैं 26, 56/52, और फिर एक कम हो जाएगा बेटा 25/51। मतलब सोचो, इमेजिन करो एक ताश की गड्डी, आपने पत्ता निकाला वो ब्लैक आया, उसकी संभावना है आधी, क्योंकि उस गड्डी में आधे ब्लैक हैं आधे रेड है, तो 26/52 हो गई। अब आपने मान लो एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया, तो अब उसके अंदर से एक ब्लैक तो कम हो जाएगा, 25 हो जाएंगे, और टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे 51। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अगर यही विद रिप्लेसमेंट का होता कि पहले आपने गड्डी में से एक पत्ता निकाला, ब्लैक निकला, फिर डाला, फिर फट्टी मारी, शफल किया, फिर निकाला, भी ब्लैक आया, तो फिर दोबारा क्या आता 26/52 आता। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेना प्लीज। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. अगर if all the 3 oranges are good, सारे चौकस निकले, बढ़िया निकले, तो बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा बेचने के लिए। देखो क्या कह रहा है कि अगर हम एक बॉक्स को एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें से 3 संतरे निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तीनों के तीनों बढ़िया निकले, तो वो बॉक्स अप्रूव फॉर सेल हो जाएगा, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। ठीक है जी, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, देखो टोटल कितने दिए हुए हैं 15, जिसमें 12 क्या है गुड वंस और 3 क्या है बैड वंस। ठीक है जी, 3 क्या है बैड वंस, आर अप्रूव्ड फॉर सेल। तो अब आपको ये दुआ करनी है कि वो तीनों के तीनों यहां से निकले। मतलब ऐसा नहीं है कि उस पेटी के अंदर ऑरेंजेस खराब नहीं जाएंगे। अगर वो तीनों के तीनों हमारे सामने आ गए, देखो क्या लिखा है, तीनों आपने निकाले और वो तीनों अगर बढ़िया आए तो ही अप्रूव फॉर सेल होगा। एक भी घटिया आ गया ना उसमें से, आप अप्रूव नहीं करोगे। तो हमें निकालनी है अप्रूव्ड फॉर सेल, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अप्रूव्ड फॉर सेल हो जाएगा, यानी पहले वाला भी गुड आएगा इंटू दूसरे वाला भी गुड आएगा इंटू तीसरे वाला भी गुड आएगा, आया ना। तो गुड की क्या है 12/15, फिर एक कम हो जाएगा 11/14, फिर एक कम हो जाएगा 10/13। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, चले आगे, पक्का देखें। और देखो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में भांप लेना क्या है, कुछ नहीं बोला होता तो क्वेश्चन की कोई ना कोई एक सेंस जरूर लग रही होगी कि क्या होगा। ठीक है जी, इसमें पहला मेरा, दूसरा मेरा, तीसरा तुम्हारा। ठीक है जी, अब ये आपका भी एक होमवर्क आ रहा है, पहले ये दोनों समझ लो। क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक 8 रेड, 10 ब्लैक है और 8 क्या है रेड, ये तो अभी मैंने कराया भी आपको। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों की दोनों क्या आती है रेड आती है, बोथ आर रेड। तो रेड कितनी है बेटा 8/18, दूसरी भी क्या आएगी 8/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। पहला पार्ट कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक सेकंड इज रेड, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड। पहली ब्लैक 10/18, दूसरी 8/18। तीसरा आपका होमवर्क है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। मैं आपको बता दूं मल्टीप्लीकेशन भी लगेगी, एडिशन भी लगेगा। कमेंट सेक्शन बताओ आपका जवाब क्या है। 5 बच्चों को शाउट आउट मिलेगा मेरे पार्ट 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
प्रोबेबिलिटी और अपने असली नाम पर नाम भी बता देना, असली ऊपर गेमर गुमर ना लिखो भाई प्लीज, ठीक है ना। ये भाई साहब धमाकेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली इफ बोथ, ठीक है जी, इफ यहां पे इंडिपेंडेंटली वर्ड लिखा हुआ है लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब एक उस कमरे में सॉल्व कर रहा है और एक उस कमरे में सॉल्व कर रहा है। देखो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, उसकी संभावना है 1/2। ना कर पाए वो भी 1/2, आधी आधी होती है ना। बी सॉल्व कर रहा है, वो कितनी है? 1/3। ना सॉल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 2/3। ठीक है ना। आपको क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है जी। तो कैसे होगा? ए कर रहा है, बी नहीं कर पा रहा, या ए नहीं कर पा रहा, बी कर दिया, या दोनों ने कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमें यह बताना है। या ए कर, देखो जब भी मुंह से या निकलेगा तो प्लस लगता है। ए करेगा, बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा, बी करेगा, या दोनों ने ही कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये आ गया 1/2 1/3, ये आ गया 1/2 2/3, और ये आ गया 1/2 1/2 1/2 1/3। सॉल्व कर लो भैया। 1/6 2/6 1/6 4/6 2/3। समझ में आ गई बात? यहां कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ए करेगा, बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा, बी करेगा। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ए करेगा 1/2, बी नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, क्या हो गया बेटा? 2/3। ठीक है जी। बी नहीं करेगा 2/3। यहां उल्टा हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा। ये 2/3 है, ये 1/3 है। ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। हाँ जी, इधर देखो, ए करेगा, बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा, ए नहीं करेगा 1/2, और ये करेगा 1/3। तो 2/6 प्लस 1/6, आंसर इज 3/6, 1/2 हो गया। क्या हो गया? 1/2। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? तो ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी लग रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से लग रही है। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट है। 2 बॉल निकाली है फ्रॉम द, ठीक है जी, विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बॉल आर ब्लैक। हाँ तो ये तो कर लोगे यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। बोथ आर ब्लैक और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 10/15 इंटू में 9/14। ठीक है जी, क्लियर है? डन है? चलें आगे। चलो, ये कार्ड्स वाला अच्छा होता है, कार्ड्स वाला बहुत अच्छा होता है। 3 कार्ड्स निकाले सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले 2 किंग होने चाहिए। किंग, पहले 2 किंग होने चाहिए, और फिर होना चाहिए थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है जी, थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है जी। चलो, तो फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। किंग इज इन द बिल्डिंग। फैन हूं मैडम उसका। चलो, अभी फिलहाल पढ़ाई करते हैं। 2 किंग आएंगे और तीसरा कार्ड क्या आएगा? एस आएगा। तो किंग कितने होते हैं? 4। 4/52, एक कम हो गया, 3/51। फिर तीसरा पत्ता एस आएगा, 4 होते हैं, 4/50। 2 किंग 1 एस, पहले 2 किंग तीसरा एस। ठीक है जी। अगर ये कहता 2 किंग 1 एस, तो हमें केसेस बनाने पड़ते हैं। किंग किंग एस, किंग एस किंग। ठीक है जी, एस किंग किंग। समझ रहे हो? ये 3 केस बनते हैं हमारे। ओके, डन। चलो, अब आती है बात बेटा किसकी? हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। शुरू करें? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? देखो, जैसा नाम वैसा काम। 2 इवेंट्स जो आपस में डिपेंडेंट ना हो उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि एक ए उधर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बी उधर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, कंडीशनल में इंटरलिंक्ड थी। बेटी 85% से ऊपर नंबर लाएगी तो ही मूवी थिएटर में पाएगी, समझ रहे हो? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां थोड़ा सा अलग वर्जन है, और बेस थ्योरम में दोनों का मिश्रण आ जाएगा।
यानी कंडीशनल भी लग रही होगी और आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट भी लग रहे होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की जो डेफिनेशन है, कहते हैं टू इवेंट्स आर सेड टू बी independent if two events ले लो, let's say A and B are said to be independent if PA intersection B जो होगा वो PA इंटू में PB के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो A और B आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। कुछ कंक्लूजन है, कह रहे हैं अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A नॉट और B नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है जी। तो इफ A and B are independent event, then A naught and B naught are also independent event. तो ये भी क्या होंगे बेटा? हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले आगे। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है बेटा हमारे। कह रहा है PA दे रखा है 3/5, PB दे रखा है 1/5। आपको इंटरसेक्शन निकालना है अगर इंडिपेंडेंट है तो। अगर इंडिपेंडेंट हैं प्यारे बच्चों तो वो क्या आने वाला है? PA डॉट PB। ठीक है जी। यानी 3/5 इंटू में 1/5, आंसर आ गया 3/25। सिंपल सी बात है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन पूरी होगी। अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई। फेयर कॉइन मतलब गोरा सिक्का और एक अनबायस्ड डाई। फेयर मतलब ठीक है, अनबायस्ड मतलब वो भी ठीक है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। फेयर कॉइन के साथ आपने डाई फेंकी है तो सैंपल स्पेस बना लो। फेयर कॉइन के साथ डाई है तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ठीक है जी। और यहां पर आया टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ठीक है जी। ये आ गया। क्या कह रहे हैं? ए इवेंट ऐसा है जो कह रहा है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्ट निकालते हैं यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? जल्दी बता दो। यह आएगी 6/12 यानी 1/2। और बी क्या कह रही है बेटा? 3 ऑन द डाई होना चाहिए। 3 होना चाहिए बस डाई पर, 3 होना चाहिए। एक ये हो गया और एक ये हो गया तो यहाँ आ गई 2/12 यानी आ गई 1/6। अगर मैं निकालूं इंटरसेक्शन, 3 भी होना चाहिए और हेड भी होना चाहिए तो वो आ गया 1/12। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/12 है? आंसर इज यस। तो बिल्कुल PA इंटू PB आपने किया, वो कितना आया? 1/2, 1/6 यानी 1/12। तो E एंड F मतलब A और B ले लिया था ना हमने, तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। A और B क्या हो गया बेटा? हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो मैं चेक करना था। ठीक है जी। बेसिक क्वेश्चन। A die is marked 1, 2, 3 in red, 4, 5, 6 in green. A event है, number is even. B क्या है? The number is red. ठीक है जी। even नंबर होगा तो देखो देखो देखो, E कह रहा है नंबर इज even, तो वो क्या आया बेटा हमारा? even। 1, 2, 3 तो ये आ गया 3/6। नंबर इज रेड, वो भी आया 3/6। इंटरसेक्शन निकालने हैं। इंटरसेक्शन इवन भी होना चाहिए और लाल भी होना चाहिए। ऐसे इवन, अच्छा लाल वाले ये थे ना, हाँ ठीक है। इवन भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए। तो क्या आ गया बेटा? 1/6 यही आएगा। ठीक है जी। तो अब आप निकालो E और F का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आया बेटा 1/2, ये आया 1/2। क्या 1/2, 1/2, 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू E इंटरसेक्शन F। तो ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है जी। समझ में आ गई बात? E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं, आपको ये बताना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो यार। 3/5 इंटू में 3/10, क्या ये 3/5 के बराबर आएगा? आंसर इज नो। तो ये नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ढंग से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? PA दे रखा है, यूनियन दे रखा है, PB दे रखा है।
P की वैल्यू निकालनी है अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका जो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब A इंटरसेक्शन B 5 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। यूनियन, अब देखो PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। यूनियन कितना है बेटा हमारा 3/5। A कितना है बेटा हमारा A कितना है हमारा हाफ, B कितना है बेटा हमारा P, और ये है हमारा 0। कितना है हमारा 0, तो 3/5 माइनस 1/2 इज P। तो P की वैल्यू आ गई 6 माइनस 5/10, तो P आ गया बेटा हमारा 1/10। कितना आ गया 1/10। लेकिन जो सेकंड केस है वो कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B जो हो गया वो PA इंटू PB हो गया। PA था हाफ और PB कितना था P, तो ये P/2 आ गया। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम A यूनियन B का। दो अलग अलग केसेस हैं, मर्ज मत करना, दो अलग अलग रिजल्ट देगा, ठीक है ना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूनियन कितना था बेटा हमारा 3/5, ये कितना था, अच्छा देखो मैंने इंटरसेक्शन, अभी कितना है A कितना है हमारा 1/2, B कितना है P, और ये अभी मैंने निकाल रखा है वो कितना बेटा P/2। गॉट इट। तो ये आ गया बेटा हमारा 1/10, अभी अभी हमने निकाला था सॉल्व करके, और ये आया बेटा हमारा P/2, कट जाएगा। P की वैल्यू आ गई 1/5। P की वैल्यू क्या आ गई 1/5। गॉट इट, क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहे इवेंट A एंड B आर A दे रखा है B दे रखा है, नॉट A और नॉट B दे रखा है 1/4। क्या ये इंडिपेंडेंट है? देखो नॉट A और नॉट B का मतलब क्या होता है, P नॉट A और नॉट B, मतलब A लिख देता हूं, नॉट A और नॉट B का मतलब ये हो गया, ठीक है जी। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो वो आता है, इसको 1 माइनस क्या करना है A इंटरसेक्शन B होता है, ये 1 माइनस A इंटरसेक्शन B। तो अगर आप बात करोगे तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस A इंटरसेक्शन B आ गया। तो A यूनियन B होता है, सॉरी ये क्या होता है A यूनियन B, यूनियन। तो P A यूनियन B जो हो गया बेटा वो आ गया हमारा 3/4, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, पहले इंटरसेक्शन निकाल लो। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या आ गया आपका PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। यूनियन आया 3/4, ये आया 1/2, ये आया हमारा 7/12। यहाँ से निकाल लोगे आप इंटरसेक्शन, निकल जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में बताना क्या इंटरसेक्शन A और B के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये आपको कमेंट सेक्शन करके बताना है, क्योंकि अब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। गिवन टू इंडिपेंडेंट A एंड B, ये गिवन है कि वो इंडिपेंडेंट है। A दे रखा है B दे रखा है। A एंड B का मतलब होता है इंटरसेक्शन B, वो तो सीधा आ जाएगा बेटा PA और PB, यानी 0.3 इंटू में 0.6 कितना आ गया 0.18 आ गया, 0.18 आ गया। A एंड नॉट B, A एंड नॉट B, तो हमें क्या करना होता है A में से इंटरसेक्शन माइनस करनी होती है। A में से इंटरसेक्शन क्या करनी होती है माइनस। तो A था 0.3 माइनस 0.18, कितना आ गया 0.12। A और B का मतलब होता है बेटा यूनियन, निकाल लोगे और B का मतलब यूनियन, ठीक है जी। नीदर A नॉर B मतलब 1 माइनस A यूनियन B आ जाएगा, ठीक है जी। ये सारी बातें देखो, वोकैबुलरी बता रहा हूं मैं तुमको पहले से आता है, वोकैबुलरी समझते हो। नाइदर A नॉर B आप नहीं समझ पाओगे, तो मैंने आपको बता दिया वो 1 माइनस A यूनियन B होता है। और का मतलब यूनियन होता है। A एंड नॉट B का मतलब क्या होता है, A में से इंटरसेक्शन हटा दो, सिर्फ A होना चाहिए, इसको हम ओनली A B कहते हैं। तो ऐसे फंसाता है क्वेश्चन, बट अगर हमारा वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, हमें पता होगा कि नाइदर का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, तो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है जी। आओ देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। One card is drawn random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases event E and F are independent? कार्ड ड्रॉन स्पेड होना चाहिए। स्पेड कितने होते हैं बेटा 13, तो ये आ गया बेटा 1/4, 13/52।
द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो ये 4/52 यानी 1/13 होना चाहिए। अब इनका इंटरसेक्शन की बात करोगे तो वो स्पेड भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए, तो ये 1/52 आएगा। तो क्या इनकी मल्टीप्लीकेशन 1/52 है? बिल्कुल है, तो आंसर आ गया यस। प्रेजेंटेशन तुम्हारी, ठीक है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, कार्ड ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कितने होते हैं बेटा? 26/52 यानी आ गया 1/2। द कार्ड इज अ किंग, किंग इज इन द बिल्डिंग, दोबारा आ गया किंग, ठीक है ना। तो किंग, किंग कितने होते हैं बेटा? किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4, 4/52, वो आ गया हमारा 1/13, 1/13। तो यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन आया 1/26। देखते हैं इनका इंटरसेक्शन वही आता है क्या? तो वो ब्लैक भी होना चाहिए और वो किंग भी होना चाहिए, ब्लैक भी हो और किंग भी हो, तो ऐसे दो ही होते हैं, 2/52 यानी 1/26। तो ये भी क्या है? यस आंसर। क्लियर है? जाने चले आगे। हाँ जी, तो अ डाई इज थ्रोन, ई इज द इवेंट, क्या कहता है? नंबर अपियरिंग इन डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ई आता है मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई बेटा हमारी 2/6 यानी 1/3। और नंबर अपियरिंग इज इवन, तो एफ कहता है कि मैं इवन हूं, 2, 4, 6 आ गया, तो वो आ गया बेटा मेरा 3/6 यानी 1/2। इनकी मल्टीप्लीकेशन आती है बेटा मेरी 1/6। इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन इवन भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, तो इवन भी हो और वो भी हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो एक ही है बेटा, 1/6 आ गई, तो बिल्कुल बराबर है, तो आंसर आ गया हमारा यस। ठीक है जी, डन। अनबायस्ड डाई थ्रोन ट्वाइस, ठीक है जी, याद रखेंगे। इवेंट ए कहता है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो ई इवेंट कहता है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो ऐसे हो गए बेटा हमारे 18/36 यानी 1/2। इवेंट बी कहता है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, ये भी हो गए 18/36 यानी 1/2। भाई पहले पर ऑड आए 1, 3, 5, स्टार्टिंग में आ गए ना 1, 1, 1, देखो 1 वाले में से 3 निकलेंगे, 3 वाले में से 3 निकलेंगे और उसमें से 3 निकलेंगे, तो 9 हो गए ना, सॉरी 18 नहीं हुए, कितने हो गए बेटा? ये 18। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑड पहले वाले में आएगा ना, देखो एक तो 1 वाला आएगा, 1, 1 वाला आ गया, ऑड ऑन फर्स्ट कह रहा है ना, तो सही तो है, 6, 6 और 6 हो गए, और ऑड ऑन पीछे वाले हो गए, वो भी 6 हो गए, सही तो लिखा था। 18/36 आ गया 1/2, और एफ आ गया 18/36, वो भी आ गया 1/2। क्या इंडिपेंडेंट होंगे? दोनों एक साथ आ पाएंगे? दोनों एक साथ हाँ आ पाएंगे। देखो वो कौन से होंगे? कहीं स्टार्टिंग में ऑड होंगे, और जैसे ये आ गया 1, 1 आ गया, 1, 3 आ गया, 1, 5 आ गया, ये होंगे 9, फिर आ गया 3, 1 आ गया, 3, 3 आ गया, और 3, 5 आ गया, ये आएंगे 9/36 यानी 1/4। इनकी मल्टीप्लीकेशन भी कितनी? 1/4, तो आंसर आ गया बच्चों यस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं आपके सामने 2 मिनट का हॉल्ट लेकर, 2 मिनट ज़्यादा है, 30 सेकंड का हॉल्ट लेकर एक बात समझाने को कह रहा हूँ कि अब जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो बाकी क्वेश्चन से अलग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बहुत साल पेपर में आए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कंडीशनल, इंडिपेंडेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी है। इन सारे को समेट कर अगले लेक्चर में काम आएगा। ये 2 क्वेश्चन कर लो, लेक्चर खत्म हो रहा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं फोकस होकर देखना। अभी तक सब प्रैक्टिस चल रही थी ना, लीनियंट प्रैक्टिस थी वो, ये हार्श है, अच्छा है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन सो आर ई एंड एफ डैश। कह रहे ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो गिवन है कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो पीई और पीएफ के बराबर। आपको प्रूफ करना है ई एंड ये, यानी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट को आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो इसका मतलब होता है ई में से, अभी बताया था ना ए एंड नॉट बी, वही है, इंटरसेक्शन क्या कर दो माइनस। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमें एक्चुअल में इसको इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करना है।
यानी अगर मैं यहां पर लिखूं टू प्रूफ, इधर लिख दूं टू प्रूफ, तो वो कहना गलत नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो होगा वो पी ई डॉट पी एफ डैश होगा। ये हमें प्रूफ करना और हो जाएगा। अब देखो पी ई आया, अगर ये इंडिपेंडेंट है यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे, माइनस पी ई इंटू में पी एफ आया, पी ई कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 1 माइनस पी एफ आया, और 1 माइनस पी एफ होता क्या है, एफ नॉट होता है। ये आ गया हमारा आंसर। तो ई इंटरसेक्शन एफ नॉट हो गया पी ई और पी एफ नॉट, खत्म, क्लियर। तो ये 3 लाइनों का है, लेकिन ये 1 मार्कर में बहुत बारी पूछा है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने अभी बताया था ए एंड नॉट बी, तो ये होता है ए में से इंटरसेक्शन माइनस, इसका यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, कॉमन ले लिया, 1 माइनस समथिंग इज नॉट, ठीक है ना। अब इसी का एक जुड़वा भाई है ये वाला, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से एक के होने की इज गिवन बाय दिस एंड दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए तो ए रहेगा, बी रहेगा, इंटरसेक्शन होता है ए और बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब ध्यान से देखना, ये आया पी ए, ये आया पी बी, इसमें से कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस पी ए आया, क्या आया 1 माइनस पी ए। अब आपको चलो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया पी ए नॉट, ये क्या हो गया पी ए नॉट, पी ए को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए नॉट, पी बी को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस पी बी नॉट, और इसको क्या लिख सकता हूं पी ए नॉट, ठीक है जी। भाई हो क्या रहा है, हमको आंसर देखो, हमें पी ए नॉट चाहिए और पी बी नॉट चाहिए। तो 1 पी ए का मतलब क्या होता है 1 में से पी ए नॉट माइनस, पी बी क्या होता है 1 में से पी बी नॉट माइनस, और 1 माइनस पी ए क्या होता है पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट। हमें पूरे क्वेश्चन को नॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब आपको बस अपना कॉमन सेंस लगानी है, 1 माइनस पी ए नॉट, ठीक है जी, मल्टीप्लाई पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट पी बी नॉट, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस पी ए नॉट और पी बी नॉट, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल, क्लियर है। तो आज का ये लेक्चर हमारा होता है खत्म। कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट, तीनों के धमाकेदार क्वेश्चंस मैंने करा दिए। मोटा मोटा अगर बोलोगे एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज, इतना ही समय लगता है क्योंकि बेस बनाना पड़ता है। अब बेस थ्योरम में इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना टाइम नहीं लगेगा। दिस इज द बेसिक ज्ञान वाला काम, बात समझ में आ गई। स्क्रैच टू मैं आपको 2 एक्सरसाइज तक लेकर आया। अगली क्लास में बेस थ्योरम पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भयंकर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। लेकिन इतना आपको ऑब्जॉर्व करना है। तो मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के L2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।